नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद रोज की बातचीत में उतना ना आता हो, लेकिन सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वो है मूत्र का माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। जी हाँ, यूरिन मतलब पेशाब। ये सिर्फ शरीर का वेस्ट नहीं है। जब इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो ये सेहत का आईना बन जाता है। बिल्कुल। ये कोई मामूली रूटीन टेस्ट नहीं है, बल्कि किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्याओं का पता लगाने का और यहाँ तक कि दूसरी सिस्टेमिक बीमारियों का पता लगाने का भी एक शक्तिशाली जरिया है। सही कहा। इस जांच का असली मकसद है यूरिन के सेडमेंट, मतलब जो नीचे बैठे हुए कण होते हैं ना, उनमें उन छोटी छोटी चीजों को देखना जो हमें खुली आंखों से तो दिखती नहीं है। और ये छोटे कण सेहत और बीमारी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, सच में। तो आज की हमारी चर्चा का लक्ष्य यही समझना है कि ये टेस्ट होता कैसे है, इसमें क्या क्या मिल सकता है और उन चीजों का मतलब क्या होता है। तो फिर देर किस बात की, आइए पता लगाते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि यूरिन की एक छोटी सी बूंद में सेहत के कौन कौन से राज छुपे हो सकते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये जांच इतनी जरूरी क्यों है, कि ये किडनी स्टोन, ट्यूमर, मूत्रपथ में कोई चोट, UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और नेफ्राइटिस जैसी कई स्थितियों के निदान में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही मूल्यवान नैदानिक उपकरण है, मतलब डायग्नोस्टिक टूल है। इसकी खूबी ये है कि ये हमें किडनी और पूरी मूत्र प्रणाली, मतलब यूरिनरी सिस्टम कैसे काम कर रही है, इसकी सीधी झलक देता है। अच्छा। और बात सिर्फ प्रॉब्लम पता लगाने तक ही नहीं है, बल्कि ये समझने में भी मदद करता है कि समस्या कितनी गंभीर है या समय के साथ उसमें क्या बदलाव आ रहा है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया होती कैसे है? मतलब सैंपल कौन सा चाहिए होता है? देखिए, सबसे अच्छा तो रहता है सुबह का पहला यूरिन सैंपल ताज़ा। सुबह का पहला क्यों? क्योंकि वो रात भर में सबसे ज्यादा गाढ़ा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, तो उसमें जो कण वगैरह होते हैं उनके मिलने की संभावना ज्यादा होती है। और हाँ, सैंपल लेते वक्त शुरू की थोड़ी धार छोड़कर बीच की धार, जिसे मिड स्ट्रीम कहते हैं, वो लेना बेहतर है। अच्छा, मिड स्ट्रीम, वो क्यों? ताकि जो बाहरी स्किन या वजाइनल कॉन्टैमिनेशन है ना, मतलब संदूषण, उससे बचा जा सके। समझ गया। प्रक्रिया काफी सीधी है। लगभग 10 ml यूरिन एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर उसे एक मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज, अच्छा ये नाम सुना है। ये तेजी से घुमाती है ना? जी हाँ, बहुत तेजी से, लगभग 5 मिनट के लिए करीब 2500 RPM पर। बाप रे, तो इससे होता क्या है? सब कुछ नीचे बैठ जाता है? बिल्कुल। तेज घूमने से यूरिन में जो ठोस कण हैं, जिन्हें हम सेडिमेंट कहते हैं, वो ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स महसूस करते हैं और ट्यूब की तली में जमा हो जाते हैं। अच्छा। फिर ऊपर का जो साफ लिक्विड होता है, सुपरनेटेंट, उसे ध्यान से निकाल दिया जाता है। नीचे जो गाढ़ा सेडिमेंट बचा, उसे हल्का सा हिलाकर मिक्स करते हैं और उसकी बस एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर एक पतली सी कवर स्लिप से ढक देते हैं। और फिर ये स्लाइड तैयार है माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। क्या आप इसे कोई रंग वगैरह भी लगाते हैं? इसे बिना रंगे भी देख सकते हैं, मतलब अनस्टेन्ड, या फिर कभी कभी चीजों को ज्यादा साफ देखने के लिए खास स्टेन, मतलब रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, टेस्ट ट्यूब, स्लाइड, कवर स्लिप और बूंद डालने के लिए पैस्चर पिपेट, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब ये स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे जाती है तो हमें क्या दिखता है? हमारी जानकारी में सबसे पहले जिक्र है सेल्स का। लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBCs, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs और एपिथेलियल कोशिकाएं। चलिए RBCs से शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य हेल्दी यूरिन में RBCs या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या बहुत ही कम, जैसे 0 से 2 प्रति HPF। HPF मतलब हाई पावर फील्ड, जो माइक्रोस्कोप को सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन पर सेट करते हैं। ओके। अगर RBCs इससे ज्यादा मिले तो उसे हेमेटूरिया कहते हैं, मतलब यूरिन में खून आ रहा है। तो ये किसका संकेत है? ये अक्सर यूरिनरी सिस्टम में कहीं किडनी, ब्लैडर या यूरिन ट्यूब में कोई बीमारी, चोट या सूजन का संकेत हो सकता है। अच्छा, और ये दिखती कैसी है माइक्रोस्कोप में? गोल आजे यूरिन में ये सामान्यतः हल्की पीली, गोल और बीच से थोड़ी दबी हुई, जैसे बाइकॉनकेव डिस्क होती है ना, वैसी दिखती हैं। साइज करीब 7 माइक्रोमीटर।
और एक मजेदार बात यह है कि यूरिन कितना पतला या गाढ़ा है उस पर इनका आकार बदल सकता है। अच्छा। कैसे? अगर यूरिन बहुत पतला है, हाइपोटोनिक, तो ये पानी सोखकर फूल सकती हैं और फट भी सकते हैं, मतलब एकदम गायब हो जाएंगी। ओह। और अगर यूरिन बहुत गाढ़ा है, हाइपरटोनिक, तो ये सिकुड़ जाती हैं, कांटेदार सी दिखने लगती हैं, क्रिनेटेड कहते हैं इसे। समझ गया। काफी कुछ निर्भर करता है यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन पर। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs की। इन्हें पस सेल्स भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, आम भाषा में पस सेल्स। सामान्य यूरिन में ये भी बहुत कम होनी चाहिए, जैसे 2-3 HPF। ये ज्यादातर न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स है ना? बिल्कुल, हमारे शरीर की डिफेंस आर्मी का हिस्सा। ये आरबीसी से थोड़ी बड़ी होती हैं, करीब 10-12 माइक्रोमीटर की, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस मतलब केंद्रक साफ दिखता है, एक गहरे धब्बे जैसा। और अगर ये ज्यादा हो तो? अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो उसे पायूरिया कहते हैं, और ये आमतौर पर किडनी या ब्लैडर में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पक्का संकेत होता है, क्योंकि शरीर इन्फेक्शन वाली जगह पर इन लड़ाकू सेल्स को भेजता है ना। लॉजिकल है। और तीसरी तरह की कोशिकाएं हैं एपिथेलियल सेल्स। ये कहाँ से आती हैं? एपिथेलियल सेल्स वो हैं जो हमारे पूरे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब किडनी की बारीक नलियों से लेकर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और वजाइना तक की अंदरूनी परत बनाती हैं। अच्छा, लाइनिंग सेल्स। हाँ, तो जैसे हमारी स्किन की सेल्स झड़ती हैं, वैसे ही इस अंदरूनी परत की पुरानी सेल्स भी नॉर्मली झड़कर यूरिन में आ सकती हैं। इसलिए थोड़ी मात्रा, मतलब 3-5 HPF मिलना सामान्य है। लेकिन इनकी संख्या और प्रकार भी मायने रखते होंगे। बिल्कुल। मुख्य रूप से 3 तरह की एपिथेलियल सेल्स देखी जाती हैं। पहली, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। ये बड़ी, चपटी, अनियमित आकार की होती हैं। ये कहाँ से आती हैं? ये ज्यादातर यूरेथ्रा के बाहरी हिस्से या वजाइना से आती हैं। इसलिए अगर ये ज्यादा मिले तो अक्सर ये सैंपल के कंटैमिनेशन का संकेत होता है, किसी गंभीर बीमारी का नहीं। अच्छा, मतलब सैंपल लेने में गड़बड़ी हो सकती है। दूसरी कौन सी हैं? दूसरी है ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। ये नाशपाती के आकार की या गोल होती हैं, कभी-कभी इनमें 2 न्यूक्लियस भी दिखते हैं। ये ब्लैडर और ऊपरी यूरिनरी ट्रैक्ट से आती हैं। थोड़ी मात्रा तो ठीक है, पर अगर ये बहुत ज्यादा हो या गुच्छों में मिले तो कभी-कभी ब्लैडर कैंसर जैसी स्थितियों की तरफ इशारा कर सकती हैं। तो ये गंभीर बात है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। ये क्यूब जैसी या कॉलम जैसी होती हैं और इनमें एक बड़ा गोल न्यूक्लियस होता है। ट्यूबुलर मतलब किडनी की ट्यूब से? जी हाँ, ये सीधे किडनी की नलिकाओं, रीनल ट्यूब्यूल्स से आती हैं। इनका यूरिन में मिलना हमेशा चिंता की बात होती है। क्यों? क्योंकि ये किडनी की ट्यूब्स को डायरेक्ट डैमेज होने का संकेत देती हैं, जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, जो किडनी फेलियर का एक टाइप है, या पाइलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी के इन्फेक्शन में। समझ गया। तो ये सेल्स बहुत अहम जानकारी देती हैं। अच्छा, सेल्स के अलावा हमारे नोट्स में कास्ट्स का भी जिक्र है। ये नाम थोड़ा अजीब है, ये क्या चीज़ है? हाँ, कास्ट्स वाकई में बड़े अनोखे होते हैं। ये किडनी की जो बारीक नलिकाएं होती है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर बनते हैं। खासकर जो दूर वाली डिस्टल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनमें। बनते कैसे हैं ये? इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है, लेकिन जब यूरिन का फ्लो धीमा हो जाता है, मान लीजिए डिहाइड्रेशन में, या यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाता है और उसमें घुले हुए पदार्थ बढ़ जाते हैं, तो ये प्रोटीन जमने लगता है, जेल जैसा बन जाता है। और क्योंकि ये नलिका के अंदर बन रहा है, तो ये उसी नलिका के आकार का एक सांचा, मतलब कास्ट, बना लेता है। अरे वाह! तो ये प्रोटीन के बने सांचे जो किडनी के नलियों के शेप के होते हैं, ये तो सचमुच अनोखा है। इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं क्या? हाँ, इनके कई प्रकार हैं और ये किडनी की हालत के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देते हैं। इन्हें मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, नॉन सेल्यूलर, जिनमें सेल्स नहीं होती, और सेल्यूलर, जिनमें सेल्स फंसी होती हैं। अच्छा, पहले नॉन सेल्यूलर वाली बताइए। नॉन सेल्यूलर में सबसे आम है हाइलाइन कास्ट। ये रंगहीन पारदर्शी कांच जैसा दिखता है, सिरे गोल होते हैं। थोड़ी मात्रा में मिलना नॉर्मल हो सकता है, खासकर एक्सरसाइज के बाद या डिहाइड्रेशन में, लेकिन ज्यादा संख्या ग्लोमेरुलर या ट्यूब्यूलर बीमारी का संकेत हो सकती है। और फिर आता है ग्रैन्युलर कास्ट। ये हाइलाइन कास्ट जैसा ही होता है, पर इसकी सतह पर दाने, मतलब ग्रैन्यूल्स चिपके होते हैं। ये दाने अक्सर टूटी हुई सेल्स, ये प्रोटीन के होते हैं।
इनका मिलना आमतौर पर किडनी की किसी पुरानी बीमारी या अचानक हुई क्षति का संकेत है। तीसरा है वैक्सीकास्ट। ये पीला ग्रे या रंगहीन मोम जैसा दिखता है। ये थोड़ा ज्यादा सॉलिड और किनारों वाला दिखता है माइक्रोस्कोप में। वैक्सीकास्ट का मिलना गंभीर और लंबे समय से चली आ रही किडनी की बीमारी का संकेत है, क्योंकि ये तब बनते हैं जब यूरिन नलिकाओं में बहुत देर तक रुका रहता है। अच्छा, ये तो हुए नॉन सेलुलर। अब सेलुलर कास्ट, जिनमें सेल्स फंसी होती हैं। जी, इनमें वो कास्ट आते हैं जिनके प्रोटीन मैट्रिक्स में सेल्स फंस जाती हैं, जैसे रेड सेल कास्ट। मतलब कास्ट में आरबीसीज। हाँ, अगर कास्ट में लाल रक्त कोशिकाएं फंसी दिखें तो ये लगभग पक्का संकेत है कि किडनी की जो फिल्टर करने वाली यूनिट्स हैं, ग्लोमेरुलाई, उनमें सूजन या डैमेज है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। खून वहीं से लीक होकर ट्यूब्यूल्स में आता है और प्रोटीन के साथ जम जाता है। ये तो सीधा किडनी डैमेज का सबूत हुआ। बिल्कुल। फिर है वाइट सेल कास्ट। अगर कास्ट में WBCs फंसी हों तो ये किडनी के अंदर ही इन्फेक्शन या सूजन का संकेत है, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस। और तीसरा एपिथेलियल सेल कास्ट। इसमें किडनी की ट्यूब्यूल्स की सेल्स फंसी होती हैं। ये ट्यूबुलर नेक्रोसिस या किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जैसी स्थितियों में ट्यूब्स को सीधा नुकसान पहुंचाने का संकेत देता है। तो मतलब कास्ट का टाइप देखकर पता चल जाता है कि किडनी में प्रॉब्लम कहाँ है और कैसी है। जी हाँ, काफी हद तक ये बहुत महत्वपूर्ण सुराग देते हैं। ये तो वाकई कमाल की जानकारी है कि कैसे ये सांचे किडनी के अंदर की कहानी बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स में क्रिस्टल्स का भी जिक्र है। क्या ये हमेशा किडनी स्टोन से जुड़े होते हैं? क्रिस्टल्स, देखिए, इनका मिलना भी यूरिन टेस्ट का एक अहम पहलू है, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा किसी बीमारी का ही संकेत हो। अच्छा। हाँ, बहुत से क्रिस्टल नॉर्मल यूरिन में भी मिल सकते हैं। इनका बनना कई चीजों पर निर्भर करता है। यूरिन का pH कैसा है, एसिडिक या एल्कलाइन, तापमान क्या है, और उसमें कौन-कौन से केमिकल्स कितनी मात्रा में है। तो नॉर्मल क्रिस्टल कौन से होते हैं? सामान्य एसिडिक यूरिन में कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, जो लिफाफे या डंबल जैसे दिखते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स भी आम है, अलग-अलग शेप के पीले भूरे। और अमॉर्फस यूरेट्स, जो बिना आकार के दाने होते हैं और गुलाबी तलछट बनाते हैं। और अगर यूरिन एल्कलाइन हो तो? सामान्य एल्केलाइन यूरिन में अमॉर्फस फॉस्फेट मिल सकते हैं, जो सफेद तलछट बनाते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट, जिन्हें ताबूत के ढक्कन जैसा कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, छोटे गोल, और अमोनियम बायोरेट, कांटेदार सेब जैसे। इनमें से कई तो नॉर्मल डाइट या पानी कम पीने से भी बन सकते हैं। लेकिन कुछ क्रिस्टल खतरनाक भी होते होंगे? हाँ, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनका मिलना असामान्य माना जाता है और वो किसी मेटाबॉलिक गड़बड़ी का संकेत दे सकते हैं। जैसे सिस्टीन क्रिस्टल। ये षटकोण मतलब हेक्सागोनल प्लेट्स जैसे होते हैं, रंगहीन। ये सिस्टीनोरिया नाम की एक जेनेटिक बीमारी का संकेत है। या फिर ल्यूसीन क्रिस्टल, जो पीले तैलीय गोलों जैसे दिखते हैं, और टायरोसिन क्रिस्टल, जो पतली सुई जैसे गुच्छों में होते हैं। ये दोनों गंभीर लिवर की बीमारी में मिल सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल भी, ये बड़ी चपटी प्लेटें होती हैं जिनके कोने कटे हुए से दिखते हैं। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी स्थितियों में दिखते हैं। तो अगर ये असामान्य क्रिस्टल दिखें तो डॉक्टर को उस खास मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि क्रिस्टल नॉर्मल भी हो सकते हैं और किसी खास बीमारी का संकेत भी। अब एक आखिरी चीज जिस पर बात करनी है, क्या यूरिन में बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल सकते हैं? सामान्य रूप से ब्लैडर के अंदर का यूरिन स्टेराइल होता है, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते। अच्छा, बिल्कुल साफ। हाँ, लेकिन जब सैंपल यूरेथ्रा से होकर बाहर आता है तो उसमें बाहरी स्किन या वजाइना से कुछ बैक्टीरिया मिल सकते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया का दिखना, जो छोटे गोल या रॉड जैसे हो सकते हैं, या तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI का संकेत है या फिर सैंपल के कंटैमिनेशन का। तो ये पता लगाना कितना मुश्किल है कि इन्फेक्शन है या कंटैमिनेशन? ये अच्छा सवाल है। ये इन्फेक्शन का मजबूत संकेत है। सिर्फ बैक्टीरिया का मिलना, खासकर कम संख्या में और बिना WBCs के, वो कंटैमिनेशन की तरफ ज्यादा इशारा करता है। और कौन से बैक्टीरिया आम होते हैं UTI में? इन्फेक्शन करने वाले आम बैक्टीरिया में ई कोली, स्यूडोमोनास प्रोटियस, ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, और एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस,
ये ग्राम पॉजिटिव गोले हैं। हमारी जानकारी में यीस्ट सेल्स का भी जिक्र है। हाँ, यीस्ट सेल्स भी मिल सकती हैं। ये चिकनी, रंगहीन अंडाकार से होती हैं। अक्सर इनमें कली निकलती हुई, मतलब बडिंग दिखती है, या ये धागे जैसी हाइफी बना सकती हैं। कभी-कभी लोग इन्हें गलती से आरबीसी समझ लेते हैं। तो इन्हें आरबीसी से अलग कैसे पहचानते हैं? कोई टेस्ट है? एक आसान तरीका है। सेडिमेंट की एक बूंद में एसिटिक एसिड, मतलब सिरका जैसा एसिड डालने से आरबीसीज घुल जाती हैं, फट जाती हैं, लेकिन ये सेल्स वैसी ही रहती हैं। अच्छा, यीस्ट का मिलना भी यूटीआई का संकेत हो सकता है, खासकर डायबिटीज के मरीजों में। डायबिटीज में क्यों? क्योंकि उनके यूरिन में शुगर ज्यादा होती है, जो यीस्ट को बढ़ने में मदद करती है, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। ये स्किन या वजाइनल कॉन्टैमिनेशन भी हो सकता है। इसके अलावा कभी-कभी पैरासाइट्स, मतलब परजीवी भी यूरिन में मिल सकते हैं। पैरासाइट्स जैसे? सबसे आम है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीआई है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में फाइलेरिया जैसे पैरासाइट के लार्वा भी दिख सकते हैं उन इलाकों में जहां ये बीमारी आम है। वाह! तो यूरिन की एक साधारण सी दिखने वाली माइक्रोस्कोपिक जांच हमें सेल्स, कास्ट्स, क्रिस्टल्स और यहाँ तक कि माइक्रोब्स के बारे में कितनी गहराई से जानकारी दे सकती है। ये सच में हेल्थ मॉनिटरिंग का एक बहुत शक्तिशाली फिर भी आसान तरीका है। बिल्कुल। ये जांच न केवल किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट की अलग-अलग कंडीशंस का पता लगाने और उन पर नजर रखने में मदद करती है, बल्कि जैसा हमने देखा, ये लिवर की बीमारी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और शरीर में चल रहे इन्फेक्शन या सूजन के बारे में भी जरूरी सुराग दे सकती है। हर एक चीज जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखती है, चाहे वो एक सेल हो, एक क्रिस्टल हो या एक कास्ट, उसकी अपनी कहानी होती है जिसे समझने की जरूरत होती है। तो यहाँ से हमारे सुनने वालों के लिए ले जाने वाली मुख्य बात यह है कि यूरिन सेडिमेंट का एनालिसिस सिर्फ एक टेस्ट रिपोर्ट का नंबर नहीं है, बल्कि एक जरूरी डायग्नोस्टिक पजल का पीस है। ये हमें उन चीजों को देखने का मौका देता है जो वैसे तो हमारी नजरों से छिपी रहती हैं, और सेहत की स्थिति का ज्यादा सही आकलन करने में मदद करता है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है ना? जैसे माइक्रोस्कोप ने हमें यूरिन के रहस्यों को इतने विस्तार से समझने में मदद की, क्या आने वाली नई तकनीकें शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस करने वाली तकनीकें इसी साधारण से सैंपल से सेहत के बारे में और भी गहरी और शायद शुरुआती जानकारी निकाल पाएंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम उन बदलावों को पकड़ पाएंगे जो बीमारियों के पनपने से बहुत पहले संकेत दे दें? ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। इस बेहद जानकारीपूर्ण और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहें।